जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, यूएस ने G7 के सभी देशों को बोला है कि आप भी अब इंडिया और चाइना पे हैवी टैरिफ्स और सैंक्शंस लगाएं। अभी हाल ही में G7 के सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें ट्रम्प का पालतू जो यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उसने सबसे ये अपील की है कनाडा से, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इन सभी बाकी के 6 नेशन से वो अपील की है कि जैसे हमने टैरिफ लगाया है भारत और चीन पे, स्पेशली भारत पे, वैसे आप भी भारत पे सैंक्शन लगाएं, टैरिफ लगाएं। बात तो यहाँ पे चाइना की भी की गई है, लेकिन चाइना पे ये लोग कुछ ज़्यादा करते दिख नहीं रहे, सिर्फ भारत पे ही सैंक्शन या टैरिफ लगाए जा रहे हैं। चाइनीज एक्सपर्ट्स और यूएस के एक्सपर्ट्स जेफरी सैक्स और यूएस के जो एक्स NSA हैं जॉन बोल्टन, उनका भी कहना है कि अमेरिका टैरिफ को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा है भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने के लिए, जो कि यूएस को नहीं करना चाहिए। आगे जाके यूएस को भुगतना पड़ेगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूएस ने अपना काम कर दिया है, अब बाकी के G7 देशों की जिम्मेदारी है कि वो यूएस के नक्शे कदम पे चलें और भारत पर टैरिफ लगाएं। यानी कि जैसे हमने भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े हैं, वैसे बाकी के G7 मुल्क भी भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लें। स्कॉट बेसेंट का ये कहना है। चाइना पे तो ये सैंक्शन लगा नहीं सकते क्योंकि सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है, और चाहे यूएस हो या यूरोप के बाकी देश हो या जापान हो, सबके साथ चाइना की जो ट्रेडिंग होती है उसमें चाइना का ट्रेड सरप्लस है, यानी चाइना बेचता ज़्यादा है, खरीदता कम है। तो अगर इन लोगों ने टैरिफ लगा दिया चाइना पे, तो चाइना सप्लाई चेन को जैसे ही कस देगा, इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, सड़क पे आ जाएंगे। पूरे यूरोप में सिर्फ जर्मनी ही ऐसा देश है जिसके साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जर्मनी ज़्यादा बेचता है और चाइना से खरीदता कम है। जर्मनी का ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, इसलिए आपने देखा होगा कि आज तक जर्मनी ने कभी भी चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, चीन के अगेंस्ट में कोई भी कमेंट नहीं किया है। उनकी मीडिया हाउस में कभी भी चीन को लेकर कोई नेगेटिव बयानबाजी नहीं की गई है। वो चुपचाप अपना ट्रेड करता है चीन के साथ। कई बार तो उसने भारत और चीन के खिलाफ अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है या नैरेटिव बिल्डअप हुआ है तो उसमें भारत के अगेंस्ट जाके स्टेटमेंट दिया है, लेकिन चाइना को कभी कुछ नहीं कहा जर्मनी ने, क्योंकि चाइना के साथ उसका ट्रेड सरप्लस है। आराम से वो धंधा करता है अपना जर्मनी चाइना के साथ, और उसको फालतू चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। रिसेंटली नेटो ने अपना आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया था, जब अभी रशिया का ड्रोन पोलैंड में आके गलती से पोलैंड की धरती पर अटैक कर दिया उसने, तो नेटो का आर्टिकल 4 एक्टिवेट हो गया। नेटो के 2 आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी नॉन नेटो देश किसी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो वो नेटो कंट्री और बाकी जितने भी नेटो मेंबर्स हैं वो सारे मिलके उस नॉन नेटो कंट्री पर अटैक करेंगे। नेटो का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन अगर आती है, इस तरह की वारदात अगर आती है, तो जो नेटो मेंबर है जिसके ऊपर थ्रेट है, वो बाकी के सभी नेटो देशों को इमरजेंसी डिस्कशन के लिए बुला सकता है और इस मुद्दे को कैसे रिजॉल्व किया जाए इस पर बात कर सकता है। तो नेटो का आर्टिकल 4 यही कहता है। यही आर्टिकल एक्टिवेट हुआ जब पोलैंड पे रशिया का ड्रोन अटैक हुआ गलती से, तो सभी देशों ने मिलकर पोलैंड के साथ एक डिस्कशन किया, क्योंकि यूरोप के सभी देशों को पता है कि पोलैंड तक अगर बात पहुंच गई और पोलैंड से आगे बात बढ़ी तो अगला फिर नंबर किसका? अगला यूरोप पे तो सारे बिलान भर के देश हैं सारे, अगली फिर फ्रांस, जर्मनी बचते हैं। इसलिए यूरोप अभी हाई अलर्ट पे है, और यूएस ने बिल्कुल मौका देख के सही टाइमिंग चूज करी बाकी के G7 कंट्रीज के साथ मीटिंग करने की और एक अपील करने की कि आप भी सैंक्शन लगाओ, आप भी टैरिफ लगाओ, क्योंकि आपके टैरिफ लगाने से ही, आपके सैंक्शन लगाने से ही भारत और चीन रूस से तेल खरीदना कम करेंगे और रूस की जो वॉर इकोनॉमी को फंड होता है वो रुक जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आयरनी आप देखिए, रूस जो भारत को तेल बेचता है, उस तेल को भारत रिफाइन करके अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह। वही डीजल भारत यूक्रेन को बेचता है। यूक्रेन का जो 15% डीजल है वो भारत से जाता है उसी तेल से जो रशिया तेल भारत को बेचता है, उसी को रिफाइन करके जो डीजल बनता है वही डीजल भारत बेचता है यूक्रेन को। वही डीजल यूक्रेन अपने टैंक्स में भरता है और जिससे वो अटैक करता है रूस को। तो एक विशियस साइकिल है, यानी रशिया ने तेल भारत को बेचा, भारत ने उसको रिफाइन करके डीजल बनाया, वो डीजल यूक्रेन खरीदा, यूक्रेन ने अपने
टैंक्स में वो डीजल भरा, उसी डीजल से, उसी टैंक से यूक्रेन ने अटैक करा रशिया पे, और रशिया ने फिर से तेल बनाया, वो भारत को भेजा। ये चल रहा है, और पूरा वेस्ट, यूरोप और यूएस, इवन यूक्रेन ये बोल रहा है कि भारत जो है वो रशिया की वॉर इकोनॉमी को फंड कर रहा है। तुम खुद कर रहे हो फंड, तुम बंद कर दो खरीदना तेल, अपने आप बंद हो जाएगा सब चीज। तो ये तो कहानी है यूक्रेन की। अब देखना ये है कि क्या यूरोप यूएस की बात मानता है, क्योंकि अगर हम व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो ठीक है, वैसे सिंगल लार्जेस्ट कंट्री जो है जिसके साथ भारत का ट्रेड सबसे ज्यादा है वो यूएस है, उसके बाद चाइना है। लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है भारत का वो जीसीसी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसमें 6 कंट्रीज आते हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। 6 कंट्रीज आती हैं जिनके साथ भारत का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है, व्यापार होता है, जिसमें भारत का ट्रेड डेफिसिट है तकरीबन $49 बिलियन का, क्योंकि भारत वहां से सिर्फ तेल आयात करता है, इंपोर्ट करता है। लेकिन यूरोप और यूएस के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, भारत ज्यादा बेचता है, खरीदता कम है। ये मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ, सामान की बात कर रहा हूँ, जो भी टेंजिबल आइटम्स हैं जिनको हम छू के देख सकते हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अगर सर्विसेज की बात करेंगे तो उस केस में टोटल इकोनॉमी जो फ्लो है इंडिया और अमेरिका के बीच में वो तकरीबन $400 बिलियन के आसपास की है, जिसमें से $196 बिलियन का आउटफ्लो भारत से जाता है और $199 बिलियन का यूएस से यहाँ आता है। मतलब यूएस को वहां पे $3 बिलियन का ट्रेड सरप्लस होता है अगर टोटल इकोनॉमी की बात करें। लेकिन ट्रंप को ये नहीं दिखता, ट्रंप सिर्फ गुड्स की बात करता है, न वो कंपनी की रेवेन्यू की बात करता है, न वो सर्विसेज की बात करता है, न जो भारत से बच्चे जाते हैं वहां पढ़ने उसकी बात करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गुड्स को देखना है। तो अगर यूरोप ने यूएस की बात मानी, ट्रंप के कैबिनेट की बात मानी, तो भारत को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को कोई खास घाटा नहीं होगा, क्योंकि भारत ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। जर्मनी के साथ भारत के रिलेशंस वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और अलग अलग लेवल पे भारत अब जर्मनी के साथ इंगेज कर रहा है। फ्रांस के साथ तो वैसे ही दुनिया को पता है कि भारत कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रैटेजिक रिलेशन मेंटेन करता है फ्रांस के साथ। अभी भारत ने फ्रांस के साथ, फ्रांस की जो फाइटर जेट बनाने की कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन, उसके साथ 2 लाख करोड़ की डील साइन की है, जिसमें 114 राफेल एयरक्राफ्ट और आएंगे भारत के पास, यानी 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट के और आएंगे भारत के पास। ये डील फाइनलाइज हो गई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब फ्रांस यूएस की बात सुनेगा और इंडिया पर टैरिफ लगाएगा। फ्रांस वैसे भी यूएस के साथ बहुत सारी चीज़ों पे डिसएग्री करता है, एग्री नहीं करता है। फ्रांस ने कई बार यूएस को ठेंगा दिखाया हुआ है। अभी हाल ही में शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, पैलेस्टीन और इजराइल के 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में वोटिंग होनी थी, कौन उसके फेवर में है, कौन उसके अगेंस्ट में है। तो फ्रांस ने यूएस से हट के अपना अलग स्टैंड लिया और 2 स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में वोट किया, जैसे इंडिया ने किया था। और ऐसी कई सारी चीज़ें पास्ट में रह चुकी हैं जिसमें फ्रांस का स्टैंड अलग रहा है, यूएस के साथ नहीं रहा है। तो फ्रांस तो नहीं करेगा यूएस के इस टर्म पे एग्री कि वो भारत पे सैंक्शन लगाए। जर्मनी भी नहीं करना चाहिए, जापान भी नहीं करेगा, क्योंकि जापान भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत के साथ, और जापान भी नहीं चाहता कि भारत पर टैरिफ लगे। तो जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ट्रंप इस मामले में अकेले रह जाएंगे। और अगर कल को लगता भी है कुछ सैंक्शन, 50% अगर सैंक्शन लगता भी है भारत पे, तो भारत उस चीज़ को सस्टेन कर लेगा। लॉन्ग टर्म में भारत को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात जितने भी थिंक टैंक्स हो, जितने भी फाइनेंशियल हब्स हैं, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, JP मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनली हो, सबने यही बात बोली है कि भारत पे लॉन्ग टर्म इसका असर नहीं पड़ेगा। बहुत से बहुत भारत की 0.1% या 0.2% के आसपास GDP पे इफेक्ट पड़ेगा, जो कि सस्टेनेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।